Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the connection formulas. Students, इससे पहले जो चीज हमने डिस्कस की थी वो था WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड। WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड के अंदर हमने क्या फाइंड किया था कि हमारे पास एक वेरिएबल पोटेंशियल प्रोफाइल था किसी रीजन के अंदर। अभी भी वो आपको सामने नजर आ रहा है ये वाला। ये एक वेरिएबल पोटेंशियल प्रोफाइल है और इस रीजन के अंदर एक पार्टिकल मूव कर रहा है जिसकी एनर्जी E है। तो यहाँ पे तीन रीजन है। पहला रीजन जिसके अंदर पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल से कम है, इस रीजन को हम नॉन क्लासिकल रीजन कहते हैं। और इस रीजन के अंदर जो पार्टिकल का वेव फंक्शन होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। दूसरा रीजन जिसके अंदर एनर्जी पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल से ज्यादा है और इसको हम क्लासिकल रीजन कहते हैं। और इस रीजन के अंदर जो पार्टिकल का वेव फंक्शन होता है वो साइनोसाइडल होता है। और तीसरे के अंदर फिर दोबारा उसी तरह वेव फंक्शन एक्सपोनेंशियल होता है। इस WKB अप्रोक्सीमेशन जो मेथड था उसके अंदर हमने दो पॉइंट डिस्कस किए थे। टर्निंग पॉइंट जिनको हम कहते थे, टर्निंग पॉइंट के ऊपर आपको पता है कि इस पार्टिकल की एनर्जी इस रीजन के अंदर और इस रीजन का पोटेंशियल इन टर्निंग पॉइंट्स के ऊपर इक्वल हो जाता है। जब एनर्जी और पोटेंशियल इक्वल हो जाते हैं तो इन पॉइंट्स के ऊपर मोमेंटम पार्टिकल का जीरो हो जाता है और पार्टिकल यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो इन पॉइंट को हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट्स, अगर आपको याद हो। अब स्टूडेंट्स, WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड जो है वो इन तीन रीजन के ऊपर तो एप्लीकेबल है, यानी यहां पे भी हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है। WKB अप्रोक्सीमेशन सोल्यूशन वेयर E इज लेस देन V। यहां का सोल्यूशन जो है एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन है। क्लासिकल रीजन का सोल्यूशन भी WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड की मदद से हमने निकाला हुआ है, जो कि एक साइनोसाइडल सोल्यूशन है। अब मसला ये है कि जब WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड नॉन क्लासिकल रीजन का सोल्यूशन भी फाइंड करता है, क्लासिकल का भी, लेकिन नॉन क्लासिकल और क्लासिकल रीजन के दरमियान जो पॉइंट है जिसको हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं, इस पॉइंट के ऊपर आके WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि यहाँ E और V आपस में इक्वल हो जाते हैं। जहां E और V इक्वल हो जाए तो मोमेंटम जीरो हो जाता है, और जहां मोमेंटम जीरो हो जाए तो वहां वेव फंक्शन इनफाइनाइट हो जाता है, यानी अनडिफाइंड हो जाता है। तो अब मसला यह है कि नॉन क्लासिकल रीजन के लिए भी सोल्यूशन है, क्लासिकल रीजन के लिए भी सोल्यूशन है, लेकिन जहां पे क्लासिकल रीजन और नॉन क्लासिकल रीजन आपस में मिलते हैं इस पॉइंट के ऊपर, जहां पे उन्होंने मिलना है सेंटर पे जाके WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड फेल हो जाता है। लिहाजा ये दोनों रीजन आपस में मिल नहीं सकते। तो आज हम इस करेक्शन फार्मूला की मदद से इन दोनों रीजन को आपस में कनेक्ट करेंगे, इसीलिए इसको हम कनेक्शन फार्मूला बोलते हैं। स्टूडेंट्स, अब इनको करेक्ट करने के लिए हम यहां पे एक फंक्शन कंसिडर करेंगे जिसको हम पैचिंग फंक्शन कहा करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें सबसे पहली चीज जो है कि हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे ये डायग्राम, आपको सेकंड डायग्राम नजर आ रही है, इसके अंदर हमने ये जो पोटेंशियल प्रोफाइल है इसका हमने आधा सेक्शन, हाफ सेक्शन लिया हुआ है, यानी आधा कर्व ये आपको नजर आ रहा है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्निंग पॉइंट नजर आ रहा है। और उसको हमने जरा बढ़ा के दिखा दिया है। अब देखें, अब हमने क्या किया है कि इस पॉइंट को किसी ओरिजिन के ऊपर रख दिया है, टर्निंग पॉइंट को। अब ये जो कर्व नजर आ रहा है ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल ये वाला हाफ। अब स्टूडेंट्स, ये ओरिजिन के जो लेफ्ट साइड है यहां पे क्या है, पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल से ज्यादा है, और राइट साइड पे पार्टिकल की एनर्जी इस
रीजन के पोटेंशियल से कम है। अब जो राइट साइड है ये नॉन क्लासिकल रीजन है और लेफ्ट साइड जो है ये क्लासिकल रीजन है। क्लासिकल रीजन का सोल्यूशन भी मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ साइनोसाइडल वेव फंक्शन, और जो राइट साइड है जो नॉन क्लासिकल है इसका हमारे पास सोल्यूशन भी मौजूद है। ये दोनों सोल्यूशन WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड से हम फाइंड कर चुके हैं। इस साइड का जो सोल्यूशन है, राइट साइड का जो सोल्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल है, और जो लेफ्ट साइड का सोल्यूशन यानी क्लासिकल रीजन का सोल्यूशन है वो साइनोसाइडल है। अब स्टूडेंट्स, जहां पे मैंने अभी बात की है कि जहां पे ये दोनों सोल्यूशन मिल रहे हैं वहां पे जाके WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड फेल हो जाता है, लिहाजा ये सोल्यूशन मिल नहीं सकते। एक गैप, इसको हम अपनी जबान में ये समझ लें कि एक गैप बन गया है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो टर्निंग पॉइंट है, एक पोर्शन, छोटा सा एक पोर्शन, अभी तो ये आपको डॉटेड लाइन से एक नजर आ रहा है, ये एक डॉटेड लाइन दोनों साइडों पे नजर आ रही है और एक आपको पोर्शन नजर आ रहा है कर्व का। अगर इन दोनों डॉटेड लाइन को करीब कर लें इस सेंटर पॉइंट की तरफ, ओरिजिन की तरफ, यानी जो टर्निंग पॉइंट के करीब ले आए, देखें इस डॉटेड लाइन को भी इधर कर लें, इस डॉटेड लाइन को इधर करीब कर लें, तो ये जो कर्व है ये एक स्ट्रेट लाइन इख्तियार कर ले, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, यानी ये कर्व नहीं लेगा बल्कि एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और इस स्ट्रेट लाइन को हम कहेंगे लीनियराइज्ड पोटेंशियल। अब ये रेड लाइन से आपको नजर आ रहा है, ये रेड एक स्ट्रेट लाइन है जिसको हम लीनियराइज्ड पोटेंशियल कहेंगे। स्टूडेंट्स, अब आपको अच्छी तरह मालूम है कि WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड में लास्ट पे हमने हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 9 आई थी जो WKB एक सोल्यूशन था। अब आपको पता है कि इस साइड का भी एक सोल्यूशन मौजूद है, इस साइड का भी सोल्यूशन मौजूद है। वो सोल्यूशन आपको मैं इधर दिखा देता हूं इक्वेशन नंबर 9 की फॉर्म में। ये अब साई ऑफ x इज इक्वल टू b बाय अंडर रूट px e पावर प्लस माइनस आयोटा ओवर h काट इंटीग्रल px dx, और यहाँ पे हमने ये जो जनरल सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, एक बार प्लस साइन के साथ और एक बार माइनस साइन के साथ। प्लस साइन का मतलब भी आपको पता है कि पार्टिकल इज मूविंग टू राइट एंड नेगेटिव साइन मीन्स पार्टिकल मूविंग टुवर्ड लेफ्ट। अब हम क्या करते हैं कि अब हम ये वाला रीजन ले लेते हैं, क्लासिकल रीजन ले लेते हैं, जहां पे हम किसी x से, ये x एक्सिस है, हम किसी x पॉइंट, लेट कोई भी x हो सकता है, x से किधर जा रहे हैं, नेगेटिव x से हम जा रहे हैं 0 की तरफ। तो हमारे पास WKB अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन हम अप्लाई करते हैं इस रीजन के ऊपर, जो क्लासिकल रीजन है जहां पे E इज ग्रेटर देन V है, और क्लासिकल रीजन के ऊपर कौन सा सोल्यूशन होता है, वो साइनोसाइडल है। तो ये आपको नजर आ रहा है साई ऑफ x, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने बताया है, एक बार प्लस साइन के साथ एक बार माइनस साइन के साथ। साई ऑफ x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू b बाय अंडर रूट px e पावर आयोटा, यानी प्लस आयोटा ओवर h काट x से 0। हम इस रीजन में है और जाके तरह टुवर्ड टर्निंग पॉइंट की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, x से 0 यानी 0 ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं। e पावर आयोटा h काट x से 0 px प्राइम dx प्राइम प्लस c बाय p ऑफ x e पावर माइनस आयोटा और h काट x से 0 px प्राइम dx प्राइम। इसी तरह जो दूसरा सोल्यूशन है जो नॉन क्लासिकल रीजन के लिए, अब हमने क्या करना है, फॉर x इज ग्रेटर देन 0। अब हम यहां पे पहुंचे हुए हैं, अब 0 से आगे हमने चलना है, तो 0 से आगे चलेंगे तो वही है, एक बार उसको हमने b प्लस c, अब हम लिखेंगे d प्लस e, लेकिन ये साइनोसाइडल था, अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा। आपको पता है ये आपके पास हमेशा जहां e की पावर आयोटा में आ जाए, आयोटा में, दैट इज कॉल्ड साइनोसाइडल, और जहां e पावर विदाउट आयोटा हो दैट इज एक्सपोनेंशियल। क्योंकि आपको पता है e पावर आयोटा थीटा को हम लिख सकते हैं e पावर आयोटा थीटा इन द फॉर्म ऑफ काज एंड साइन लिखा जाता है। e पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू काज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, और काज और साइन एक साइनोसाइडल वेव बनाते हैं। इस तरह e पावर समथिंग माइनस थीटा, तो इसको काज और साइन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर x इज ग्रेटर देन 0। अब हम दूसरे रीजन की तरफ आ गए,
जो नॉन क्लासिकल रीजन है, ये आपको नजर आ रहा है, ये वाला नॉन क्लासिकल रीजन। अब साई एफ एक्स इसके लिए क्या होगा, डी और अंडर रूट पी एफ एक्स ई पावर माइनस, पहले प्लस लिखूंगा, पहले प्लस लिखना चाहिए था, क्यों नहीं लिखा वो आपको बताते हैं, ई पावर माइनस ओवर 1 ओवर एच कट 0 टू एक्स पी एक्स प्राइम डी एक्स प्लस डी के बाद देखें बी भी लिख दिया, सी भी लिख दिया, डी, अब प्लस ई ओवर अंडर रूट पी एक्स, जो कि आपको नजर नहीं आ रहा, नहीं लिखा, ई पावर ये -1 है वो प्लस, अब प्लस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इस जीरो से जैसे जैसे दूर होंगे तो x जितना ज्यादा होगा, x जितना बढ़ता जाएगा और x जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये जो पॉजिटिव टर्म होगी ये ब्लो आउट हो जाएगी और इसको हम कहते हैं कि इसको हम जीरो कर देंगे, तो हमारे पास सिर्फ इसके अंदर एक ही टर्म नेगेटिव वाली बच जाएगी। अब आगे जाते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट अगर देखा जाए ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की फॉर्म में हमारे पास क्या आ गया है, दो सॉल्यूशंस आ गए, एक कौन सा क्लासिकल रीजन के लिए, ये एक इक्वेशन नंबर 1 आई है ये क्लासिकल 0 x इज लेस देन 0 के लिए, और दूसरी आई है x इज ग्रेटर देन 0 नॉन क्लासिकल रीजन के लिए। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये दैट इज WKB सॉल्यूशंस, इक्वेशन नंबर 1 भी WKB सॉल्यूशन है, इक्वेशन नंबर 2 भी WKB सॉल्यूशन है, जो ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखें ये वाला सॉल्यूशन भी है, ये वाला भी है, लेकिन जैसे जैसे ये सॉल्यूशन चल के इधर आता है ये सॉल्यूशन भी ओरिजिन की तरफ आता है, जहां पे इन्होंने आपस में मिलना है वहां मिल नहीं सकते, क्योंकि वहां पे ये WKB, ये दोनों WKB सॉल्यूशंस हैं और सेंटर पे टर्निंग पॉइंट पे तो WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड फेल हो जाता है, लिहाजा ये दोनों सॉल्यूशन आपस में मिल नहीं पाते। लिहाजा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक काम करेंगे, एक नया वेव फंक्शन ले लेंगे जो इस सेंट्रल रीजन के लिए होगा जहां पे इन्होंने मिलना है और WKB वहां पे फेल हो जाता है, जहां पे इन दो को हमने आपस में मिलाना है, कनेक्ट करना है, वहां पे WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड फेल हो जाता है। लिहाजा हम एक नया वेव फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं, उसको हम कहेंगे पैचिंग वेव फंक्शन साई पी, जहां पे ये वाला क्लासिकल रीजन वाला साई एक्स और नॉन क्लासिकल रीजन वाला साई एक्स मिलेंगे, उस पॉइंट जहां पे मिलेंगे दरमियान में जहां पे इन्होंने मिलना था उसके सेंटर पे एक नया वेव फंक्शन जो इन दोनों को मिलाएगा उसको हम कहेंगे पैचिंग वेव फंक्शन, साई पी से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। वो क्या होगा, अब एक और बात भी है कि जहां पे इन्होंने मिलना है उस रीजन, मैंने आपको कहा कि वो एक छोटा सा रीजन है, एक उसकी विड्थ बहुत कम है, ये तो विड्थ आपको बहुत बड़ी नजर आ रही है, उसकी विड्थ बहुत कम है और उस विड्थ के अंदर जो पोटेंशियल आता है वो कर्व नहीं बल्कि वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है, लीनियराइज्ड पोटेंशियल बन जाता है। और इस पोटेंशियल के लिए हम क्या करते हैं, इस पोटेंशियल के लिए हम जो लीनियराइज पोटेंशियल है उसके लिए, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है तो उसके लिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यूज करते हैं। और आपको पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपके पास होती है y इज इक्वल टू mx प्लस बी, y इज इक्वल टू mx प्लस बी, m इज कॉल्ड द स्लोप और b कोई कांस्टेंट नंबर है, b 0 होगा जब ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में से गुजरेगी, ओरिजिन में से, और अगर ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन के कुछ ऊपर से गुजरे या ओरिजिन के नीचे से गुजरे या ओरिजिन से इधर उधर कहीं से गुजरेगी तो b की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब इधर देखें तो हमारे पास भी ये जो लीनियराइज्ड पोटेंशियल है ये ओरिजिन से नहीं गुजर रहा, अगर ये देखें तो ये दैट इज ओरिजिन, दैट इज ओरिजिन और दिस इज ओरिजिन। अब ये ओरिजिन से नहीं गुजर रहा, कहां से गुजरा है, ये ओरिजिन से किसी कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर गुजरा है और ये 0 से लेके ये कांस्टेंट वैल्यू क्या है, दैट इज कॉल्ड ई, दैट इज कॉल्ड ई। वैसे स्ट्रेट लाइन के अंदर ये बी होता है, इसको हम देखें ये 0 से लेके यहां तक ये ई है, समझ आ गई। अब इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप हमने v नॉट प्राइम रखा हुआ है ये।
अब हमारे पास जिस तरह इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू mx प्लस बी, तो ये क्या होगी v ऑफ x पोटेंशियल के लिए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अब b की बजाय यहां पे क्या है सम कांस्टेंट वैल्यू e, क्योंकि वो तो e से गुजर रही है, प्लस ये v प्राइम ऑफ 0 दैट इज कॉल्ड स्लोप इनटू x। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इस जो हमने एक नया वेव फंक्शन जिसको पैचिंग वेव फंक्शन कहा है, अब पैचिंग वेव फंक्शन के लिए कंसिडर किया हुआ है पैचिंग, यानी जो दोनों वेव WKV सॉल्यूशंस को आपस में मिलाएगा, पैचअप कराएगा, उसको हमने पैचिंग वेव फंक्शन कहा है। अब जो पैचिंग वेव फंक्शन है वो हम पुट कर लेते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे पास क्या है, माइनस एच कट स्क्वायर 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई ऑफ पी प्लस v ऑफ x होता है तो v ऑफ x की वैल्यू इधर पुट कर दी, प्लस v प्राइम ऑफ x इंटू साई पी इज इक्वल टू e ऑफ साई पी। अब इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो देखते हैं हमारे पास क्या सिंप्लीफाई करते गए, तो ये हमारे पास आ गया डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई ऑफ पी इज इक्वल टू 2m ओवर एच कट स्क्वायर v प्राइम ऑफ 0 x साई पी। अब ये वाली जो चीज है इसको हमने अल्फा क्यूब के दिया, अल्फा क्यूब क्योंकि 2 कांस्टेंट, m is also constant, h cut square also constant, v prime of 0 that is the slope of that linearized potential, this is also constant। इन कांस्टेंट को एक नए कांस्टेंट अल्फा क्यूब से रिप्लेस कर दिया, that is called अल्फा क्यूब। तो इसको हमने अल्फा क्यूब x यहां पे लिख दिया, और इस अल्फा क्यूब x को, बल्कि अल्फा क्यूब, हाँ जी, अल्फा क्यूब x को अब हम एक न्यू कांस्टेंट से रिप्लेस कर लेंगे z, क्योंकि x क्या है, कोऑर्डिनेट है। अब इस x को एक नए कोऑर्डिनेट, क्योंकि x के साथ कोई चीज कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है तो वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो उस कोऑर्डिनेट को हमने क्या कर दिया, z कर दिया, इस अल्फा क्यूब x को z से रिप्लेस कर दिया। अब स्टूडेंट्स ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई पी इज इक्वल टू जेड ऑफ साई पी। अगर मैथमेटिक्स के अंदर देखा जाए तो इस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं एरीज इक्वेशन। ये एरीज इक्वेशन कहलाती है, और इसका भी एक खास किस्म का सोल्यूशन होगा, जाहिर बात है ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका खास किस्म का सोल्यूशन होगा। दिस इज एरीज इक्वेशन एंड द सोल्यूशन आर कॉल्ड एरीज फंक्शन, और इसका जो सोल्यूशन होगा वो एरीज फंक्शन कहलाएगा। सिंस इट इज अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देयर आर 2 लीनियर इंडिपेंडेंट एरी फंक्शंस, तो इसके 2 लीनियर इंडिपेंडेंट एरीज फंक्शन होंगे। ये एक को हमने कहा हुआ है, इसको हम कह देते हैं साई 1 इज इक्वल टू ए आई जेड, एंड दूसरे को कह देते हैं साई 2 बी आई जेड। अब जाहिर बात है जो पैचिंग वेव फंक्शन है साई पी, ये जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, देखें टी स्क्वायर साई पी ये वाला, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, साई पी इज इक्वल टू ए साई 1 प्लस बी साई 2। तो साई 1 हमने किसको कहा है, ए आई जेड को, दैट इज ए आई जेड, दैट इज ए आई जेड। ये हमारे पास क्या है, एरीज फंक्शन है, बी आई जेड ये एरीज फंक्शन है। और वो जो हमारे पास सोल्यूशन इक्वेशन आई है उसका सोल्यूशन होगा साई पी एफ एक्स इज इक्वल टू ए साई 1 प्लस बी साई 2। तो साई 1 को हमने ये कहा हुआ है ए आई जेड, और साई 2 को बी आई जेड कहा हुआ है, तो ए साई 1 की जगह ये वैल्यू प्लस बी साई 2 की जगह ये वाली वैल्यू हमने यहां पे पुट कर दी। तो स्टूडेंट्स आगे चलें, हमारे पास क्या आ जाएगा, एंड बी आर कांस्टेंट, ए साई पी इज द वेव फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ द ओरिजिन। आपको पता है कि साई पी एक पैचिंग वेव फंक्शन है जो कहां पे, वो नेबरहुड है, उसकी करीब तरीन है इस सेंट्रल पॉइंट, यानी जो आपके पास टर्निंग पॉइंट है, और टर्निंग पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, जो ओरिजिन के करीब तरीन उसके नायबर के अंदर जो वेव फंक्शन, नायबर में जो वेव फंक्शन है वो साई पी है। और जैसे जैसे दूर जाएंगे एक साइड पे एक्सपोनेंशियल वेव फंक्शन, दूसरी साइड पे साइनोसाइडल वेव फंक्शन आ जाएगा, और जो सेंटर के करीब है, जो टर्निंग पॉइंट के करीब तरीन वेव फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड पैचिंग, जो दोनों वेव फंक्शन को आपस में मिलाएगा। अब
As psi px is the wave function in the neighborhood of the origin, our job is to make it to the WKB solution in the overlap region on either side as shown. अब हमने क्या करना है, इसको दोनों साइडों पे इस साई पी को मिलाना है, एक लेफ्ट साइड पे भी राइट पे भी। अब हमारे पास ये एक डायग्राम आपको नजर आ रही है, देखें लेफ्ट साइड से हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा है वो साइनोसाइडल है, जो राइट साइड से एक सोल्यूशन आ रहा है दैट इज एक्सपोनेंशियल, ये भी WKB है और लेफ्ट वाला भी WKB है। अब जैसे जैसे ये आ रहे हैं, इधर से ये आ रहा है, और जहां पे आगे जाके ये एरोज खत्म होते हैं दोनों साइडों पे, उससे आगे क्या शुरू हो जाता है, उससे आगे हमारे पास साई पी शुरू हो जाता है। यानी ये साई ये WKB है, ये भी WKB है, और सेंटर पे क्या होगा, साई पी पैचिंग वेव फंक्शन होगा जो इन दोनों को मिलाएगा। ये यहां पे आके रुक गया, ये यहां पे आके रुक गया, और इन दोनों के दरमियान जो होगा वो क्या होगा, वो साई पी होगा। अब यहाँ पे ओवरलैप रीजन, दो रीजन आ गए, एक ओवरलैप रीजन 1 आ गया, एक ओवरलैप रीजन 2 आ गया। जहां पे ओवरलैपिंग होनी है, किस किस की ओवरलैपिंग होनी है, WKB की और साई पी की। इधर से भी WKB और साई पी की ओवरलैपिंग होनी है। अब इन दोनों ओवरलैप 1 और ओवरलैप 2 के दरमियान जो चीज है उसको हम कहते हैं पैचिंग रीजन, यानी यहां पे उनका पैचअप होना है। पैचिंग रीजन इसको हम कहते हैं द ओवरलैप जोन आर क्लोज इनफ टू द टर्निंग पॉइंट। अब ये जो ओवरलैप जोन्स हैं ये आपको बहुत दूर नजर आ रहे हैं ये डायग्राम के अंदर, लेकिन ये दूर नहीं है, ये इसके करीब है, ओरिजिन के करीब है, टर्निंग पॉइंट के करीब तरीन है। जैसे ही थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट से दूर जाएंगे तो WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड वर्क करना शुरू कर देगा, दोनों इस साइड पे भी इस साइड पे भी। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट के करीब होते जाएंगे तो WKB अप्रोक्सीमेशन फेल होता जाएगा, लिहाजा फिर हम साई पी यूज करेंगे साई WKB के बजाय। दैट ओवरलैप जोन आर क्लोज इनफ टू द टर्निंग पॉइंट दैट द लीनियराइज्ड पोटेंशियल इज reasonably accurate and psi p is a good approximation to the true wave function. For far away from turning point, जब turning point से दूर चले जाएंगे the WKB approximation is reliable, यानी WKB मेथड क्या होगा, उस वक्त reliable होगा, अच्छी तरह काम कर रहा होगा। लेकिन टर्निंग पॉइंट के करीब जैसे जितना करीब होते जाएंगे वो फेल होता जाएगा। अब हम फार ओवरलैपिंग रीजन, अब हम ओवरलैपिंग रीजन की बात करते हैं। अब ओवरलैपिंग रीजन 2 ले लें या 1 ले लें, तो यहाँ पे पहले हमने 2 ले लिया है जो नॉन क्लासिकल है, जहां पे E इज लेस देन V है। फॉर ओवरलैपिंग रीजन P आपको पता है मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम तो होता है h कट k आपको पता है क्या है, वे वेक्टर है। P ऑफ x इज इक्वल टू h कट और k की वैल्यू 2m E माइनस V ऑफ x h कट अंडर द रूट। और यहाँ पे V हमारे पास क्या है, वो तो लीनियराइज पोटेंशियल है, तो V की वैल्यू इधर हमने पुट कर दी E माइनस V नॉट प्राइम ऑफ x और होल पावर को 1/2 लिख दिया। P ऑफ x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h कट 2m इंटू माइनस V नॉट प्राइम ऑफ x डिवाइडेड बाई h कट स्क्वायर होल पावर 1/2। इसको हम सिंप्लीफाई करते गए और यूं ही हम यहाँ पे पहुंचे, हमारे पास मोमेंटम की एक वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 6 की फॉर्म में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ये हमारे पास ओवरलैपिंग रीजन 1 के लिए भी यूज होगी और ओवरलैपिंग रीजन 2 के लिए भी यूज होगी, दोनों के लिए यूज होगी। P ऑफ x हमारे पास ये आ गया इक्वेशन नंबर 6 की फॉर्म में, और अल्फा क्यूब ऑलरेडी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सबसे पहले ओवरलैपिंग रीजन 2 को ले लेते हैं, जो एक नॉन क्लासिकल है, जिसके अंदर WKB सोल्यूशन एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन है। अब यहाँ पे देखें, आपको पता है कि हम कहा वो रीजन कौन सा है, वो रीजन वो वाला है कि जहां हम 0 से आगे बढ़ते हैं। देखें, बल्कि इधर देखें, ये सेंट्रल, ये ओरिजिन। अब हम क्या करते हैं, 0 से इधर आते हैं, तो क्या होगा हमारे पास, ये 0 to x, क्योंकि वो वाला रीजन 0 से x इज ग्रेटर देन 0 है, तो हम क्या करते हैं 0 से x यानी उस रीजन की तरफ जाते हैं, सेंटर पॉइंट से उस रीजन की तरफ जा रहे हैं
यानी 0 से x की तरफ पी एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ये वाली चीज है ना, इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। h कट अल्फा 3/2 0 टू x माइनस x अंडर रूट डी एक्स प्राइम। ये इक्वेशन नंबर 6 को इंटीग्रेट कर रहे हैं किस रीजन के लिए, सेकंड रीजन। तो सेकंड रीजन के लिए कौन सा रीजन है, जो 0 से बड़ा है, 0 से x की तरफ जा रहे हैं। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, h कट। अब जाहिर बात है ये माइनस x जो है, माइनस x इसको हमने x प्राइम लिख दिया है, x प्राइम माइनस x को x प्राइम और होल पावर 1/2, ये रूट को 1/2 लिख दिया। अब इसके इंटीग्रल ले लिया, जाहिर बात है इसके इंटीग्रल लेने का कैसे लिया जाता है, इसकी पावर में एक इजाफा कर लेते हैं और उसी को डिवाइड भी कर लेते हैं। तो जो डिवाइड किया वो 2/3 की फॉर्म में आ गया, x पावर 1/2 प्लस 1, ये हो गया 3/2 0 टू x। अब जी 0 टू x पी एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2/3 उसी तरह, h कट उसी तरह, अल्फा 3/2 उसी तरह। अब लिमिट पुट कर लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर, अपर लिमिट x प्राइम की जगह x पुट कर दिया, x 3/2 माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0 पुट कर दी। हमारे पास क्या आ गया, 0 टू x पी एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2/3 h कट अल्फा x 3/2। ये हमारे पास इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई है। अब स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे अपनी इक्वेशंस के अंदर, जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इक्वेशन 2 हमारे पास थी, कौन सी, फॉर सेकंड रीजन के लिए। फर्स्ट रीजन के लिए इक्वेशन थी साई ऑफ एक्स बी ओवर अंडर रूट एक्स प्लस सी ओवर अंडर रूट पी एक्स इंटू ई पावर समथिंग। अब सेकंड रीजन के लिए आपको पता है कि वो इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म आई थी, जिसके अंदर मैंने कहा था कि डी और जो प्लस सी वाली टर्म, डी प्लस ई वाली टर्म हमने नहीं लिखी, क्योंकि वहां पे एक्स बहुत ज्यादा हो जाता है और ये टर्म ब्लो आउट हो जाती है। अब साई ऑफ एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी उसी तरह, और पी ऑफ एक्स इक्वेशन नंबर 6 के अंदर हमने फाइंड किया हुआ है एच कट अल्फा 3/2 माइनस एक्स पावर 1/2 अंडर द रूट ई पावर माइनस 1/h कट उसी तरह। अब ये वाला इंटीग्रल तो अभी हमने फाइंड किया इक्वेशन नंबर 7 की फॉर्म में 2/3 h कट अल्फा x 3/2 साई ऑफ x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी h कट अल्फा, देखें अल्फा 3/2 और 1/2। अब मैंने क्या कर दिया कि ये इसका h कट का रूट इस तरह छोड़ दिया, इसका रूट ले लिया, तो ये हो गया 3/2 इंटू 1/2 3/4 इंटू एक्स पावर 1/4 ई पावर, और ये 2 बार लिखा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ई पावर माइनस 2/3 अल्फा एक्स पावर 3/2। इक्वेशन नंबर 8 आ गई। अब ये जो इक्वेशन नंबर 8 आई है, ये हमारे पास सोल्यूशन है एक, कौन सा सोल्यूशन है, अगर आपको पता हो, ये WKB सोल्यूशन आया है, क्योंकि वही जो WKB सोल्यूशन था उसके अंदर हमने px की वैल्यू पुट कर दी है और ये WKB सोल्यूशन आ गया। अब हमारे पास 2 सोल्यूशन होंगे, क्योंकि इस WKB के सोल्यूशन को हमने साई p के साथ मिलाना है पेचिंग सोल्यूशन के साथ, पैचिंग वेव फंक्शन के साथ। ये जो वेव फंक्शन आया है विद द हेल्प ऑफ WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें सिर्फ हमने px की वैल्यू पुट की है, बाकी तो सोल्यूशन तो वही है, इंटीग्रल px और px की वैल्यू पुट कर दी, तो ये WKB सोल्यूशन है इक्वेशन नंबर 8। अब एक सोल्यूशन साई p के लिए हमारे पास आया हुआ है, देखें साई p के लिए फॉर लार्ज z, क्योंकि हम 0 से आगे की तरफ जा रहे हैं, और मैंने कहा था कि x को रिप्लेस कर दी z से, फॉर मच ग्रेटर देन 0, फॉर z इज मच ग्रेटर देन 0 द एसिम्प्टोटिक फॉर्म ऑफ एरीज फंक्शन। अब एरीज फंक्शन की हमारे पास फॉर्म है, ये नीचे देख लें, ये साइड में मैंने लिखी हुई है, फॉर z इज मच ग्रेटर, जब z बहुत ज्यादा होगा, 0 से बहुत बड़ा होगा, तो एरीज फंक्शन हमारे पास ये होगा 1/2 अंडर रूट पाई z पावर 1/4 ई पावर माइनस 2/3 z पावर 3/2 की फॉर्म में होगा, और BIZ क्या हो जाएगा 1/अंडर रूट पाई z 1/4 ई पावर 2/3 z पावर 3/2 की फॉर्म में BZ, 2 वैल्यूज होंगी। और आपको पता है कि साई p हमने फाइंड किया, हमने कहा पेचिंग वेव फंक्शन को हम इन द फॉर्म ऑफ एरीज वेव फंक्शन लिखते हैं, और साई p को हमने लिखा था a, अगर ये वाली इक्वेशन आपको याद है, देखें हमने इसको यूं लिखा था,
पे ये वाली साई पी इज इक्वल टू ए आई जेड प्लस बी आई दैट इज जेड अल्फा एक्स जेड बी आई जेड। अब ए उसी तरह ए आई जेड की वैल्यू मेरे पास है और बी आई जेड की वैल्यू भी हमारे पास मैथमेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यूज गिवन है फॉर एरीज फंक्शन। ए आई एरीज फंक्शन और बी आई एरीज फंक्शन दोनों के लिए हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं। ये आपको बुक में भी एक टेबल भी मिलेगा और उसकी साइड पे इक्वेशंस भी आपको मिलेंगी। तो वो इक्वेशन मैंने यहां भी लिख दिए हैं फॉर जेड, क्योंकि अब हम जेड इज ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं, यानी एक्स जब 0 से बड़ा हो तो वो है साई पी एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए इंटू ए आई जेड। और ए आई जेड की तो ये सारी की सारी वैल्यू इधर लिख लें 1/2 अंडर रूट पाई अल्फा एक्स और 1/4। यहां जेड है, जेड की वैल्यू हमारे पास क्या है अल्फा एक्स 1/4 ई पावर माइनस 2/3 और यहां जेड है एरीज फंक्शन के अंदर और जेड हमारे पास क्या है अल्फा एक्स 3/2 है प्लस बी इंटू बी आई जेड। और बी आई जेड क्या है फॉर जेड इज ग्रेटर देन 0 वो है 1/पाई जेड पावर 1/4 ई पावर 2/3 जेड 2/3। ये दो वैल्यूज आ गई। अब हम इन दो को, ये हमारे पास है पैचिंग वेव फंक्शन, ये हमारे पास है WKB का सोल्यूशन। कौन से रीजन के लिए? रीजन सेकंड नॉन क्लासिकल रीजन के लिए। अब हमने दोनों को मिलाना है, जाहिर बात है, तब हमारे पास सेंटर पॉइंट पे जाके मिलेंगे। एक साइड से हमारे पास आ रहा है WKB सोल्यूशन, ये वाला इक्वेशन ऐड की फॉर्म में। जो सेंट्रल पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट के करीब तरीन जो सोल्यूशन है इक्वेशन नंबर 9 की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड पैचिंग वेव फंक्शन, या पैचिंग सोल्यूशन की फॉर्म में। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करें। देखें इस साइड पे साई एफ एक्स, इधर साई एफ पी, इधर डी और दीज थिंग, इधर क्या है ए और समथिंग। अब इन दो को हम कंपेयर करेंगे, ये वाली चीज एक्सपोनेंशियल इस एक्सपोनेंशियल से कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बच गया ए ओवर 2 पाई अल्फा एक्स 1/4 ए ओवर 2 अंडर रूट पाई अल्फा एक्स बाय 4 इज इक्वल टू, इधर क्या है इधर डी ओवर एच काट अल्फा एक्स पावर 1। अब अल्फा ये क्या है अल्फा 3/4 एक्स पावर 1/4, तो इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा इंटू एक्स होल पावर 1/4 इंटू अल्फा ओवर 1/2, क्योंकि अल्फा 1/4 प्लस 1/2 क्या होता है 3/4 हो जाएगा। अब जो चीजें सिमिलर हैं वो तो एक जैसी हैं वो तो कैंसिल हो जाएंगी। ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, देखें स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 अंडर रूट पाई डी और अल्फा एच कट। और इसी तरह बी की वैल्यू देखें, इधर तो ये बी वाली टर्म है लेकिन उधर बी वाली तो टर्म कोई नहीं है, उधर दूसरी टर्म तो 0 है 0, लिहाजा बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई हैं, इनको हमने क्वेश्चन 9 ए की फॉर्म में ए के दिया, ये वाली ए आ गई और दूसरी बी। अगर ये ए की वैल्यू इधर पुट कर दें और बी की वैल्यू 0 तो साई पी हमारे पास यहां पे कुछ आ जाएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे पहले फॉर ओवरलैप रीजन फर्स्ट ओवरलैप रीजन के लिए। और फर्स्ट रीजन जो है वो क्लासिकल रीजन है और क्लासिकल रीजन के लिए हमारे पास जो WKB इक्वेशन से वेव फंक्शन आया हुआ है वो इक्वेशन नंबर 1 की फॉर्म में आई हुई है। इसी में देखें तो हमारे पास वही वाली बात है कि क्लासिकल रीजन 2 में हम 0 से x पे गए थे, अब यहां पे हम x से 0 पे जाएंगे, px प्राइम dx प्राइम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वही वाली बात। हम क्या करेंगे p ऑफ x और dx हमने फाइंड किया हुआ है, कहां पे इक्वेशन नंबर 6 में फाइंड किया हुआ है। अब इक्वेशन नंबर 6 का इंटीग्रल दोबारा लेंगे और फर्क उसमें यह होगा कि पहले हम 0 से x पे गए थे, अब x से 0 पे जाएंगे, तो x से 0 पे जाएंगे तो क्योंकि देखें अपर लिमिट पहले 0 पुट होगा माइनस लोअर लिमिट माइनस x, यानी पहले x की वैल्यू प्लस आती थी, अब x की वैल्यू माइनस आएगी। बस फर्क कितना होगा, जो इक्वेशन नंबर 6 को हम इंटीग्रेट किया हमारे पास ये इक्वेशन आ गई x to 0 px प्राइम dx प्राइम अप्रोक्सीमेटली 2/3 h कट। अब पहले x की वैल्यू लिमिट पुट करने से प्लस आती थी क्योंकि अपर लिमिट x थी और लोअर 0 थी। अब अपर 0 है और लोअर x है, अपर माइनस लोअर यानी 0 माइनस x, तो ये माइनस x आ जाएगा।
ये वाली फॉर्म आ जाएगी। अब अब फॉर रीजन फर्स्ट रीजन कौन सा है, वो क्लासिकल रीजन है, क्योंकि वहां पे पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल से ज्यादा है, तो उसके लिए हमारे पास जो वेव फंक्शन आएगा इन द फॉर्म ऑफ साइनोसाइडल आएगा, वो क्या होगा, बी ओवर अंडर रूट पी एक्स ई पावर आयोटा ओवर एच कट एक्स से 0 हम जा रहे हैं, क्योंकि हम टूवर्ड्स टर्निंग पॉइंट जा रहे हैं, एक्स टू 0 पी एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम प्लस सी ओवर अंडर रूट पी एक्स ई पावर माइनस आयोटा एच कट एक्स टू 0 पी एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम। अब स्टूडेंट्स साई ऑफ एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ओवर क्या है, ये दोनों में पी ऑफ अंडर रूट पी एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया, बी पावर आयोटा ओवर एच कट ये, और यहाँ पे ये वाली चीज बच गई। अब इसकी वैल्यू एक्स टू 0 ये वाली वैल्यू तो हमने कैलकुलेट की है, ये वाली वैल्यू इधर पुट कर देनी है इधर, और ये पी एक्स डी एक्स की वैल्यू आपको पता है कहाँ पे मौजूद है, ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 के अंदर मौजूद है, ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू पी एक्स की वैल्यू, इस पी एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 में मौजूद है, ये इधर पुट कर दी तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 आ गई। Using the asymptotic form of Aries function for z is much less than 0, तो अब फिर दोबारा एसिम्प्टोटिक फॉर्म यूज करेंगे फॉर z is much less than 0, तो वो ये फॉर्म है, देखें पहले ये फॉर्म थी, अब ये फॉर्म आ गई, AIZ की वैल्यू और BIZ की वैल्यू हम पुट कर देंगे उसी इक्वेशन में साई p में, और उसको कंपेयर करेंगे अपनी इक्वेशन के साथ, ये साई p इक्वल टू a AIZ प्लस b IZ, आपको पता है AIZ की वैल्यू में वहां से पुट करूंगा, और b तो मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, b क्या कैलकुलेट किया, b की वैल्यू तो 0 है, अब हमारे पास a भी मौजूद है, ये कांस्टेंट जो स्मॉल a है वो भी मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, b कैलकुलेट किया 0 तो ये सारा 0 हो जाएगा, और AIZ की वैल्यू हमारे पास एसिम्प्टोटिक फॉर्म में एरीज फंक्शन में मौजूद है फॉर z इज लेस देन 0 के लिए, तो वो मैं यहां पे पुट करूंगा तो हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी, तो क्या चीज आएगी, देखें यूं, साइन पी एफ एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू a ओवर अंडर रूट पाई माइनस अल्फा एक्स 1 पावर 4, ये वाली वैल्यू साइन और काज की फॉर्म में है, क्योंकि साइनोसाइडल है, साइन ऑफ 2/3 माइनस अल्फा एक्स 3/2 प्लस पाई बाई 4, साइन पी एफ एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू a ओवर अंडर रूट पाई माइनस अल्फा एक्स 1/4। अब ये वाली जो चीज है, ये साइन, इसको हम यूं लिख सकते हैं जरा एक्सपेंड करके, ये सिंप्लीफाई है, इसको अगर एक्सपेंड करके लिखें तो यूं लिख सकते हैं 1/2 आयोटा ई पावर आयोटा थीटा काज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको भी काज थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको भी काज प्लस आयोटा साइन, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा, काज सारे कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ साइन की फॉर्म में बच जाएगी साइन पाई बाई 4। ये अगर इसको आप चेक कर सकते हैं, इसको हमने इक्वेशन नंबर 11 के लिए बस ये कहां से आई, सिंपल एसिम्प्टोटिक फॉर्म पुट की हुई है और ये इक्वेशन हमारे पास आई। अब इस इक्वेशन को हमने कंपेयर करना है अपनी WKB इक्वेशन से, और WKB वाली इक्वेशन हमारे पास ये है, WKB वाली इक्वेशन अभी हमने जो साई की फॉर्म में वहां पे कैलकुलेट की है, दैट इज दिस वन, ये। अब इन दो को हम आपस में कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 10 में हमारे पास, ताकि B और C की वैल्यू आ जाए, तो B और C की वैल्यू लाने के लिए इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा, एक साइड पे साई x, दूसरी साइड पे साई p, ठीक है। अब एक साइड पे हमारे पास ये है, ये वाली चीज a ओवर अंडर रूट पाई, ये वाला इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, और दूसरी साइड पे हमारे पास इसी तरह की वैल्यूज हैं। अब देखें ये a ओवर अंडर रूट पाई माइनस अल्फा x, ये वाला 1/4, अब इस सारी चीज को मैं ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1/2 आयोटा ई पावर आयोटा पाई बाई 4 ई पावर आयोटा 2/3 माइनस अल्फा एक्स ऑल पावर 3/2 इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे इसी तरह ये वाली चीज है b अंडर रूट एच कट अल्फा 3/4 माइनस एक्स 1/4 ई पावर आयोटा 2/3 माइनस अल्फा एक्स 3/2। देखें ये वाली चीज एक जैसी है, ये कैंसिल होगी, जो बाकी चीज बची है वो हमारे पास a और 2 आयोटा अंडर रूट पाई पर आयोटा पाई बाई 4 इज इक्वल टू b बाय ओवर एच कट अल्फा अंडर द रूट एंड माइनस a
और 2 आयोटा अंडर रूट पाई ई पावर माइनस आयोटा पाई इज इक्वल टू सी। दूसरी जो चीज है उसको कंपेयर किया तो ये आ गया सी की फॉर्म में और एक बी की फॉर्म में। अब ये हम क्या करते हैं, यूजिंग वैल्यूज ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 9 ए, मैंने कहा था कि हमारे पास ए की वैल्यू आई हुई है, वो ए की वैल्यू ये थी 4 पाई अंडर द रूट डिवाइडेड बाय अल्फा एच का डी। अब ये ए की वैल्यू इधर पुट कर दें, इधर भी पुट कर दें, तो हमारे पास सी और डी और सी आ जाएंगे। सिंप्लीफाई किया, सिंपल मैथमेटिक्स है, वैल्यूज पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर दिया, तो बी की वैल्यू आ गई माइनस आयोटा डी ई पावर आयोटा पाई बाय 4, सी इज इक्वल टू आयोटा डी ई पावर माइनस आयोटा पाई बाय 4। चाहे इधर माइनस है वो इधर प्लस हो गए, जो यहाँ पे प्लस है वो यहाँ पे माइनस हो गए। बी और सी जो दो हमारे पास कांस्टेंट है उनकी वैल्यूज आ गई हैं। अब बी की वैल्यू और सी की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो हमारे पास दीज आर सो कॉल्ड पैचिंग फार्मूला joining the WKB solution on either side of the turning point। ये हमारे पास एक ऐसे फार्मूलेज आ गए हैं, यानी बी और सी की कुछ ऐसी वैल्यू आ गई हैं जो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 फिर मैं आपको दिखा देता हूं, वो किधर है, ये वाली इक्वेशन नंबर 1। बी की वैल्यू इधर पुट करेंगे, सी की वैल्यू इधर पुट करेंगे। पहले ये जो फार्मूला था ये टर्निंग पॉइंट पे जाके खत्म हो जाता था, उसके करीब जाके वहां से आगे उसकी अप्रोच खत्म हो जाती थी, यानी वहां से आगे अब ये इसके पर जलने लग जाते थे, अब इससे आगे वो नहीं जा सकता था। अब क्या होगा कि जब इसके अंदर बी और सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये टर्निंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा, और हम यहाँ पे डी की वैल्यू अगर हमारे पास हो तो ये यहाँ पे अब डी की वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है। जब ये टर्निंग पॉइंट तक पहुंच गया, टर्निंग पॉइंट को क्रॉस कर गया, तो आगे तो ये मौजूद है, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड कनेक्शन फार्मूलाज। अब हम यहां पे दीज आर लिखा हुआ है, दीज आर सो कॉल्ड patching formula joining the WKB solution on either side of the turning point। We are done with patching wave function। Now it is only purpose was to bridge the gap। अब हमारा मकसद क्या है कि अब वो जो दरमियान में गैप था उसको हमने ब्रिज करना है, उसको आपस में जोड़ना है। Expressing everything in टर्म्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट डी, हमने क्या करना है, सारी चीजों को डी की फॉर्म में लिखना है। एंड शिफ्ट द टर्निंग पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन टू एन आर्बिट्री पॉइंट एक्स टू। अब हमने इस जो हमारे पास टर्निंग पॉइंट था उसको हमने कहां पे शिफ्ट किया होता, ओरिजिन पे। अब ओरिजिन से कोई आगे कर दें या पीछे किसी पॉइंट x2 पे कर दें, उस पॉइंट को हमने कह दिया x। पहले ये 0 पे था, हम क्या करते थे, x से 0 पे जाते थे, फिर 0 से आगे जाते थे x की तरफ। अब हम क्या करेंगे, 0 को x2 से रिप्लेस कर देंगे, तो WKB वेव फंक्शन इक्वेशन बिकम, इक्वेशन 1 जो है वो हमारे पास ये बन जाएगी साई ऑफ x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू b ओवर अंडर रूट px, जो ऑलरेडी यूं है। अब b की वैल्यू हमारे पास आ गई है, b की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो b की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। b की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा ई और आयोटा पाई बाय 4 डी। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम इक्वेशन 1 के अंदर कहां पे थे, हम जाते थे x से 0 की तरफ, और मैंने कहा जो 0 है ओरिजिन है उसको मैंने x2 से रिप्लेस कर दिया किसी दूसरे पॉइंट से, x से x2 px प्राइम dx प्लस c। तो ये हमारे पास साई ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट px माइनस आयोटा ई पावर आयोटा पाई बाय 4 डी पावर आयोटा, और ये वाली चीज हमारे पास आ गई। अब अगर ये देखा जाए तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई है। अब हमने क्या करना, देखें हमारे पास ये सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है किसका, ये हमारे पास जो पैचिंग रीजन 1 है उसका सॉल्यूशन है साई ऑफ ए। ये पैचिंग रीजन 1 का यानी जो क्लासिकल रीजन है, क्लासिकल रीजन
और जहां पे x इज मच लेस देन 0 है, फॉर x इज मच लेस देन 0, तो वहां पे हमारे पास एसिम्प्टोटिक x इज मच लेस देन 0, और 0 को मैंने क्या कह दिया, x2 कोई नया पॉइंट कह दिया, x इज लेस देन x2, तो उस वक्त हमारे पास साई ऑफ x क्या हो जाएगा, वो हमने वहां पे किया हुआ है, वो एरीज वेव फंक्शन पुट करेंगे। लेकिन वो एरीज वेव फंक्शन जो है ना, इन द फॉर्म ऑफ साई है, अगर आपको याद हो, दैट इज ये साइन। ठीक हो गया। तो हमारे पास इस तरह की दो इक्वेशंस आ गई हैं, साई ऑफ एक्स 2d ओवर अंडर रूट पी एक्स, साइन ऑफ 1 ओवर एच कट एक्स से एक्स टू x2 पी एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम प्लस पाई बाय 4। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है, साई ऑफ एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी ओवर अंडर रूट पी एक्स एक्सपोनेंशियल, ये सिंपल वही वाली इक्वेशन है जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा हुआ है, वो उसी तरह लिख ली क्योंकि वो ऑलरेडी कैलकुलेट, डी की वैल्यू की जरूरत थी नहीं। इक्वेशन नंबर 1 वो मैं आपको बताता हूं, दैट इज ये इक्वेशन नंबर 2 है, डी ओवर अंडर रूट पी एक्स ई पावर माइनस 1 ओवर एच कट 0 टू एक्स के बजाय हम क्या लिखेंगे, x2 टू x पी एक्स प्राइम डी एक्स, इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 1 बी और सी की वैल्यू पुट करके उसको उसी तरह लिख दिया। और फर्क ये है कि इसके अंदर हमारे पास एक नई चीज आ गई, वो नई चीज क्या आई, प्लस पाई बाय 4 की फॉर्म में वो चीज आई हमारे पास। देखें, इसको हम कैलकुलेट किया, बी और सी की वैल्यूज कैलकुलेट की, ये हमारे पास ये आ गई, साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2d और अंडर रूट पी एक्स साइन ऑफ 1 ओवर एच कट एक्स टू एक्स पी एक्स प्राइम डी एक्स प्लस पाई बाय 4, क्योंकि वो साइनोसाइडल के लिए, साइनोसाइडल जहां x इज लेस देन x2 होगा तो प्लस पाई बाय 4 होगा, जहां x इज ग्रेटर देन x2 होगा वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, जहां पे यानी यहां पे क्या है, e इज लेस देन v है, यहां पे e इज ग्रेटर देन v है, जहां e इज ग्रेटर देन v हो तो साइनोसाइडल वेव फंक्शन होगा, और जहां पे e इज लेस देन v हो वहां पे आपके पास क्या होगा, एक्सपोनेंशियल वेव फंक्शन होगा। और ये दोनों सॉल्यूशंस हमारे पास आ गए, एक हमारे पास रीजन फर्स्ट के लिए, क्लासिकल रीजन के लिए, और ये वाला जो हमारे पास आया है एक्सपोनेंशियल जो नॉन क्लासिकल रीजन है उसके लिए। और ये क्या है कि यहाँ पे ये वाला सॉल्यूशन जाके अब ये दोनों सॉल्यूशन क्या हुए हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए हैं, और दीज आर कॉल्ड कनेक्टिंग फार्मूलाज। तो ये हमारे पास कनेक्टिंग फार्मूला, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये सारे के सारा मैथमेटिक्स है, बहुत सारी चीजें क्योंकि बार बार वो हो जाती है, बहुत सारी रिपीटिशन भी होती है लेक्चर के अंदर, तो स्टूडेंट्स आपने इसको जरा नोट करना है, फिर इसको खुद जरा प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि ये तो सारा मैथमेटिक्स है, इसको आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको फिर उसके बाद एक के बाद दूसरी इक्वेशंस, उसके बाद तीसरी इक्वेशंस आसानी से समझ आती जाएंगी। जहां पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे राब्ता भी कर सकते हैं, और कमेंट में आप मुझे अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। अब थोड़ी सी इसी के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन आपको मजीद समझ आ जाए। लास्ट टाइम भी हमने जनरल डिस्कशन की थी WKB पे, आज फिर थोड़ी सी जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम में मैंने कहा था कि हमारे पास यहाँ पे दो किस्म के रीजन होते हैं WKB के अंदर। एक वो वाला रीजन जहां पे पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल से, उस रीजन के पोटेंशियल से ज्यादा होती है, और एक रीजन वो होता है जहां पे पोटेंशियल पार्टिकल की एनर्जी उस वहां के रीजन के पोटेंशियल से कम होती है। वो वाला रीजन जहां पे पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल से ज्यादा हो उसको हम क्लासिकल रीजन कहते हैं, और उसका सोल्यूशन साइनोसाइडल होता है। और वो वाला रीजन जहां पे एनर्जी पोटेंशियल से कम हो उस रीजन को हम नॉन क्लासिकल रीजन कहते हैं,
और उस रीजन का सोल्यूशन जो है वो एक्सपोनेंशियल होता है, अगर याद हो। अब मैंने कहा था कि जो साइनोसाइडल सोल्यूशन होता है, साइनोसाइडल सोल्यूशन होता है, उसके अगर एक्सिस के साथ कर्व बनाए जाएं तो वो कर्व्स टुवर्ड्स द एक्सिस होते हैं, और जो एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन होता है उसके कर्व्स अवे फ्रॉम द एक्सिस होते हैं। वो लास्ट टाइम मैंने वो कर्व आपको बना के बताए भी थे। फिर इधर मैं देखता हूं अगर मेरे पास इधर मौजूद हो, ये वाले देखें, जो साइनोसाइडल कर्व हैं वो टुवर्ड्स, साइनोसाइडल जो वेव बनेगी उसके कर्व टुवर्ड एक्सिस होंगे, और जो एक्सपोनेंशियल से हमारे पास कर्व आएंगे वो अवे फ्रॉम एक्सिस होंगे। अब उसी तरह अब हम अपना वेव फंक्शन बनाएंगे डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए, तो वो उसको मैंने यहां पे थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिस्कस किया हुआ है। अब हमारे पास ये एक पोटेंशियल है, ये आपको नजर आ रहा है, इसको आप एक बैरियर, पोटेंशियल बैरियर भी कह सकते हैं, जो आप कहें, लेकिन कुछ इस तरह का है जहां पे पोटेंशियल वेरी कर रहा है। किसी जगह कांस्टेंट है, फिर लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, तो ये आपको नजर आ रहा है। और यहाँ पे ये रेड जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये उस रीजन के अंदर पार्टिकल की एनर्जी शो कर रही है। अब यहाँ पे हमारे पास 4 समझ लें रीजन है, एक 1 है, एक 2 दैट इज टर्निंग पॉइंट्स की करीब 3 रीजन, जिसको हम पेचिंग रीजन भी कह सकते हैं। यहाँ पे वेव फंक्शन साई पी होता है, और तीसरा रीजन ये है 3 जहां पे ई इज लेस देन वी है, चौथा फिर वही पैचिंग रीजन, और पांचवा जो रीजन है यहाँ पे एनर्जी इज ग्रेटर देन वी है। अब देखें, सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं, ये जो रीजन है ए, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट ए वाला जो रीजन है, ये वाला पोटेंशियल देखें, ये वही ई, और अब ये पोटेंशियल उसको मैंने यूं, इस पोटेंशियल को यूं, लीनियराइज पोटेंशियल है, उसको यूं मैंने ड्रॉ कर लिया। अब देखें इसकी ए की इस साइड पे देखें, लेफ्ट साइड, ए की लेफ्ट साइड पे क्या है, ई इज ग्रेटर देन वी है, और ए की राइट साइड पे ई इज लेस देन वी है। इसी तरह ये जो है बी टर्निंग पॉइंट, उसको मैंने यहां पे डिनोट कर दिया ये। अब बी की लेफ्ट साइड पे ई इज लेस देन वी है, देखें ई इज लेस देन वी है, और बी की राइट साइड पे ई इज ग्रेटर देन वी है। जो यहां पे लेफ्ट पे हो रहा है वो यहां पे राइट पे हो रहा है, जो यहां पे राइट पे हो रहा है वो यहां पे लेफ्ट पे हो रहा है। अब देखें, इन दोनों के लिए हम क्या करते हैं कि वेव फंक्शन ड्रा करते हैं। अब यहां पे क्या है कि देखें, ई इज ग्रेटर देन वी, दैट इज कॉल्ड क्लासिकल रीजन। और क्लासिकल रीजन के लिए आपको पता है कि कौन सा वेव फंक्शन बनता है, साइनोसाइडल। तो ये साइनोसाइडल वेव फंक्शन बन, यानी एक पार्टिकल आ रहा है, इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो जाहिर बात है या तो वो रिफ्लेक्ट बैक होगा, या तो वो टनल कर जाएगा, इसको बैरियर को क्रॉस कर जाएगा। यहां पे आता है तो आगे बैरियर है, इस बैरियर को उसने क्रॉस करना है। तो कैसे, शुरू में वो आएगा, तो आप WKB में हमने पढ़ा था कि जब पोटेंशियल वेरी कर रहा हो, तो देखें पोटेंशियल वेरी कर रहा है, जब पोटेंशियल वेरी कर रहा हो तो क्या होता है, वेव का बनने वाला एम्पलीट्यूड और उसकी वेवलेंथ भी वेरी करती है। तो देखें इसका एम्पलीट्यूड कम है, अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते जब जाहिर बात एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो वेवलेंथ भी चेंज होगी। वो हमने पहले इसको डिस्कस किया हुआ है। जैसे जैसे यहां पे ये ए पे पहुंचेगा, तो इससे आगे कौन सा वेव फंक्शन है, दैट इज एक्सपोनेंशियल। अब मैंने कहा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कारण क्या होता है, अवे फ्रॉम एक्सिस होता है। तो देखें इसका कारण अवे फ्रॉम एक्सिस बन गया है। और ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉल्ड डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डिके हो रहा है, देखें मैक्सिमम से आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज कर रहा है, डिके हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शन, ई इज लेस देन वी। अब इसके लिए क्या है, देखें, अब दैट इज ई इज लेस देन वी, दिस ई इज लेस देन वी। अगर ई वी से लेस होगा तो जाहिर बात है ये नॉन क्लासिकल रीजन होगा, और नॉन क्लासिकल रीजन के अंदर
वेव फंक्शन कौन सा होता है? एक्सपोनेंशियल होता है। अब एक्सपोनेंशियल वेव फंक्शन होगा तो क्या होगा? देखें, पार्टिकल है का एक्सपोनेंशियल वेव फंक्शन का कर्व हमेशा एक्सिस से, उसका कर्व एक्सिस से अवे होता है। तो देखें ये कर्व बना हुआ है, ये एक्सिस से अवे है। और मजे की बात, एक और बात मैं आपको मैं बता दूं कि देखें ये वेव फंक्शन आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा था? ये डिक्रीज हो रहा था। अब ये भी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये भी डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन अभी आहिस्ता आहिस्ता देखें ये डिके हो रहा है, और देखते जाएं यूं आगे। फिर इस बी से जैसे ही इधर आ जाते हैं तो ई इज ग्रेटर देन वी हो जाता है, तो कौन सा वेव फंक्शन बनना शुरू हो जाएगा? साइनोसाइडल हो जाएगा, क्लासिकल रीजन हो जाएगा। तो ये साइनोसाइडल है, तो क्या होता है? इसकी वेवलेंथ और इसका एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होते 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 पार्टिकल जीरो पे आ जाता है। इसी तरह आगे हमारे पास ये अब दो किस्म के एरीज फंक्शन होते हैं। एक होता है डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और दूसरा होता है हमारे पास एम्पलीफाइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एम्पलीफाइंग वो वाला जहां पे कर्व एक्सपोनेंशियल का इंक्रीज कर रहा हो, और दूसरा डिकेइंग जहां पे कर्व डिक्रीज कर रहा हो। अब ये देखें कि अगर हम इसको ले लें, ये वाली जो ये पहले वाला वेव फंक्शन आपको नजर आ रहा है, इसमें अगर देखें तो लेफ्ट से अगर आप राइट की तरफ जाएंगे तो फंक्शन डीके हो रहा है। इसी तरह ये दूसरा जो है लेफ्ट से राइट पे जाएंगे तो ये डीके हो रहा है। लेकिन अगर आप क्या करें, इधर अगर आप टूवर्ड राइट से इसके अंदर देखें, राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि जब लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं तो एरीज फंक्शन जो है दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल एम्पलीफाइंग फंक्शन। एक्सपोनेंशियली एम्पलीफाइंग फंक्शन आप जब राइट से लेफ्ट चल रहे हैं, तो इधर भी यही है, जब राइट से लेफ्ट चलेंगे तो क्या हो रहा है कि एक्सपोनेंशियली एम्पलीफाइंग फंक्शन है, यानी इंक्रीज हो रहा है। और राइट से लेफ्ट आएंगे तो ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है, डिक्रीज हो रहा है, इधर भी और इधर भी। अब जी हमारे पास एक ये हमने अब इधर एक दो तीन फंक्शंस हैं। एक ये है कि क्या हो रहा है कि ये साइनोसाइडल वेव है, जैसे ही यहां पे पहुंचते हैं पैचिंग तो ये क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब इसको देखें, ये हमारे पास साइनोसाइडल है, जैसे ही ऐसे उधर जाते हैं तो अब ये क्या हो जाता है कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसको हम एरीज ए आई से रिप्रेजेंट करते हैं जो डिकेइंग फंक्शन होता है, और दैट इज कॉल्ड बी आई। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियली एम्पलीफाइंग, और इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियली डिकेइंग। समझ आ गई? और इन्हीं को दोनों को मैंने अब उल्टा करके भी लिख दिया अपोजिट डायरेक्शन से। अब क्या है कि एक्सपोनेंशियली डिकेइंग है और ये क्या है, एक्सपोनेंशियली एम्पलीफाइंग है। एक्सपोनेंशियली डिकेइंग को ए आई से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सपोनेंशियली डिकेइंग को ए आई और एक्सपोनेंशियली एम्पलीफाइंग को बी आई। अब देखें ये ए आई की वैल्यू है फॉर जेड इज ग्रेटर देन 0, और ये क्या है, ए आई की वैल्यू है फॉर जेड इज लेस देन 0। यानी जब हम दैट इज फॉर क्लासिकल रीजन, दैट इज फॉर एक्सपोनेंशियल रीजन। अब ये कौन सा एक्सपोनेंशियल है, ये हमारे पास डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है, और ये हमारे पास उसके लिए साइन वेव आती है। अब हमारे पास ये भी एक एक्सपोनेंशियल है, ये एम्पलीफाइंग एक्सपोनेंशियल है, दैट इज फॉर एम्पलीफाइंग एक्सपोनेंशियल है, और उसके अगेंस्ट जो साइनोसाइडल होगा वो काज की फॉर्म में होगा। स्टूडेंट समझ आ गई? क्योंकि और काज की फॉर्म में होगा, देखिए बी के अगेंस्ट, देखिए बी के अगेंस्ट जो इस साइड पे वेव बनेगी वो काज वेव बनेगी। काज और साइन वेव में फर्क क्या है, सिर्फ और सिर्फ फेज का फर्क है। साइन वेव अगर पॉजिटिव से स्टार्ट होगी तो काज वेव नेगेटिव से स्टार्ट होगी, बस और कोई फर्क नहीं है।
अब ये एरीज फंक्शन है फॉर z इज दैट इज ai, ये एक्सपोनेंशियल मैंने अभी बताया ai रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल वेव फंक्शन, bi रिप्रेजेंट साइनोसाइडल वेव फंक्शन। अब ai भी दो होंगे, देखें ये ai और ये ai, ये bi और ये bi, ai भी दो होंगे bi भी दो होंगे। ai जो एक्सपोनेंशियल होगा वो z इज ग्रेटर देन 0 होगा, जो साइनोसाइडल होगा वो z इज लेस देन 0 होगा। bi भी इसी तरह है, bi जो एक्सपोनेंशियल होगा वो z इज ग्रेटर देन 0 होगा, और जो आपके पास साइनोसाइडल होगा वो z इज लेस देन 0 होगा। यहां पे मैंने लिखा नहीं है, इसके साथ आप लिख लें, अभी नोट कर लें, इसके साथ आपने लिखना है z इज मच ग्रेटर देन 0, इसके साथ आगे लिख लें कामा डाल के z इज मच लेस देन 0, इसके साथ फिर कामा डाल के z इज मच ग्रेटर देन 0, और इसके साथ लिख लें z इज मच ग्रेटर देन 0, सॉरी z इज मच लेस देन 0, इसके साथ z इज ग्रेटर देन 0 और इसके साथ z इज लेस देन 0। स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक था। तो बहुत सारी चीजें रिपीट हो जाती हैं इस तरह लेक्चर में, और बहुत सारे आपको प्रॉब्लम तो आते होंगे, लेकिन आपने इनको प्रॉब्लम उस तरह नहीं समझना, इजी लेना है। जब आप इजी लेंगे क्वांटम मैकेनिक्स को तो ये आपके लिए इजी ही बनती जाएगी। जितना आप इस पे वो करेंगे, फोकस करेंगे, तो आप इंशाल्लाह उतनी ही आपको समझ आएगी और आपको मजा आएगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।